बीएससी फाइनल ईयर अपन देख रहे थे स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है भाई, अपन देख रहे थे स्पेक्ट्रोस्कोपी, अपन ने बात कर ली थी स्पेक्ट्रोस्कोपी की, है ना। तो अपना टॉपिक था रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात कर रहे थे अपन। रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में अपन ने जनरली डिटेल से देखा भी है क्या नहीं है। रमन स्पेक्ट्रो और रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या थी कि कोई सैंपल था, ठीक है भाई, कोई सैंपल था, उस पे जब मैंने रेडिएशन डाली थी, यहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डाली थी, तो कुछ क्या रिफ्लेक्ट हो रही थी, कुछ ट्रांसमिटेड हो रही थी, कुछ तो क्या हो रही थी, रिफ्लेक्ट हो रही थी, और कुछ क्या हो रही थी, ट्रांसमिटेड। तो इनमें मैंने बताया था आपको कि कुछ ऐसे बना के मैंने आपको बताया था। तो ये वाली थी लाइनें, यानी कि इंसिडेंट लाइट की, जो इंसिडेंट लाइट जो आ रही है उसके जो परपेंडिकुलर लाइट थी, ठीक है भाई, बराबर फ्रीक्वेंसी इसकी क्या थी, बराबर। तो मैंने क्या बताया था कि ये वाली जो लाइन थी वो थी रेले लाइन, रेले लाइन। साथ ही साथ इसके जो दोनों तरफ थी लाइन, उनको मैंने रमन लाइन का नाम दिया था भाई, रमन लाइन बताया था। ये वाली जो लाइंस थी उनको बोला था मैंने रमन लाइन। तो इनकी जो फ्रीक्वेंसी थी वो क्या थी, आने वाली फ्रीक्वेंसी की कम और इनकी ज़्यादा। ठीक है भाई, ये बात मैंने आपको बताई थी। अब इसके अंदर नेक्स्ट टॉपिक की बात अपन कर रहे थे कि नेक्स्ट टॉपिक क्या था। तो मैंने आपको बताया था कि एक क्या था नेक्स्ट टॉपिक अपना, रमन प्रभाव का चिरसम्मत सिद्धांत या ध्रुवण संकल्पना। इसका अपन टॉपिक डिस्कस आज करने वाले हैं भाई। अपन ने रमन की बात करी थी भाई, रमन क्या होता है। अब आज हम इसे आगे बढ़ाएंगे भाई, ठीक है भाई। रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी को आज अपन आगे बढ़ाएंगे। और मैंने एक दो चीज़ और बताई थी यहाँ पे, क्या कि ये वाली होती है स्टॉक लाइन, जिनकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ज़्यादा होती है भाई, और ये वाली होती है एंटी स्टॉक लाइन। ये वाली को क्या थी भाई, एंटी स्टॉक लाइन थी। अपन ये बातें देखी थी भाई। अगर मैं नेक्स्ट इसमें मैंने एक दो चीज़ें और बताई थी आपको कि स्टॉक लाइन किसे कहते हैं, एंटी स्टॉक लाइन किसे कहते हैं, ठीक है भाई, और रेले लाइन किसे कहेंगे। तो ये वाली जो रमन लाइन्स थी दोनों साइड, और ये वाली क्या थी भाई, ये वाली रेले लाइन थी जो अपन को यहाँ से मिली थी। अब मैं नेक्स्ट बात करता हूँ यहाँ पे किस चीज की, रमन प्रभाव का चिरसम्मत सिद्धांत या पोलर थियरी या ध्रुवण परिकल्पना की बात करते हैं यहाँ पे। तो हेडिंग डाल लीजिएगा भाई साहब, आप हेडिंग डाल लीजिएगा आप। तो इसने क्या बताया कि ये ध्रुवण या पोलर थियरी क्या बताती है रमन की, कि जब किसी भी सैंपल को अपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में रखते हैं, जब किसी भी अपन ध्रुवण सेल ये दी थी पहली बात तो पीप्लेक जैक ने, ठीक है भाई। तो इसने क्या बताया था कि कोई भी मॉलिक्यूल है या कोई भी सैंपल है, उसको जो विद्युत क्षेत्र में या इलेक्ट्रिक फील्ड में अपन रखते हैं, तो उसमें क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं। तो अब वहां पे क्या होता है कि सैंपल में प्रेजेंट पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या करते हैं, अट्रैक्शन, ठीक है भाई। तो वहां पे क्या होता है कि मॉलिक्यूल में क्या हो जाता है, ध्रुवणता जनरेट हो जाती है, यानी कि वो डाइपोल का बिहेव करने लग जाएगा, यानी कि वो अपना सैंपल होगा वो क्या होगा भाई, पोलर हो जाएगा। इसलिए अपन इसको क्या बोलेंगे कि यहाँ पे जो इसने क्या बताया कि रमन का क्या था, ये रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी के क्या था भाई, चिरसम्मत सिद्धांत या अपन बोल सकते हैं इसे प्लेजैक थियरी भी बोल सकते हैं, या क्लासिकल थियरी भी बोलते हैं इसको भाई, क्लासिकल थियरी भी बोलते हैं।
तो मैंने क्या बताया कि जब भी अपन किसी भी मॉलिक्यूल को या सैंपल को जब अपन कहाँ पे रख देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देंगे, तो वहां पे क्या होगा भाई, वहां पे क्या होगा, उसमें प्रेजेंट पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, और सैंपल में प्रेजेंट पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के अंदर क्या होगा, डाइपोल प्रेजेंट हो जाएगा, डाइपोल जनरेट हो जाएगा भाई। डाइपोल का मतलब ध्रुवणता, ध्रुवणता जनरेट हो जाती है, जिससे मॉलिक्यूल में क्या होता है, डाइपोल यानी कि म्यू आई, ठीक है भाई, ये जनरेट हो जाता है नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि जब म्यू आई इज इक्वल टू जीरो होता है तो मॉलिक्यूल क्या होता है, वो होता है नॉन पोलर, नॉन पोलर, ठीक है भाई। और अगर नॉट इक्वल टू जीरो हो तो उसे बोलते हैं पोलर। तो अगर आप इसमें लिखना चाहो तो क्या लिखोगे भाई, ध्रुवण से परिसंकल्पना के अनुसार, ध्रुवण संकल्पना के अनुसार क्या होता है भाई, जब किसी अणु को विद्युत क्षेत्र में रखते हैं, विद्युत क्षेत्र में रखेंगे, विद्युत क्षेत्र में रखते हैं, तो वहां पे क्या होता है भाई, ध्रुवणता प्रेजेंट हो जाती है, ठीक है भाई। अपन बोल सकते हैं म्यू आई इज इक्वल टू अल्फा इंटू ई, यानी कि यह किसके बराबर होती है, अल्फा, यहाँ पे क्या होगा भाई, अल्फा यहाँ पे क्या होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो ई होगी, और विद्युत क्षेत्र की अणु की ध्रुवणता जो होगी वो क्या होगी, अल्फा होगी। तो अपन बोल सकते हैं इसको कि ये क्या हो गया, ये म्यू आई, तो यहाँ पे क्या हो गया भाई, ध्रुवणता, और यहाँ पे जो अल्फा होगा वो अणु की, अल्फा बराबर क्या लिखोगे यहाँ पे, अणु की ध्रुवणता, और ए क्या होगा, विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इतनी बात समझ में आए भाई। तो E यहाँ पे क्या होता है, E कांस्टेंट होता है वैसे, ठीक है भाई। तो यहाँ पे जो E जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको अपन क्या लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिख सकते हो भाई, E बराबर ई नोट साइन 2 पाई म्यू टी, ये लिख दोगे भाई। इसको मैं इक्वेशन 1 दे दूंगा, इसको 2 दे दूंगा। तो इससे पहले आप लिखना चाहो तो लिख लेना यहाँ पे कि अणु की अगर लिखोगे तो इसमें क्या लिखोगे, तो अणु क्या मैंने क्या बोला, इसके अनुसार जब किसी अणु को विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो अणु ध्रुवित हो जाता है, जिससे अणु के आवेश में विकृति उत्पन्न होती है तथा अणु द्विध्रुव बन जाता है, यानी कि वो पोलर बन जाता है या डाइपोल उसमें प्रेजेंट हो जाता है। अणु में प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण म्यू आई, यानी ये वाला उत्पन्न हो जाता है, ठीक है भाई। म्यू आई की मात्रा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई और अणु की ध्रुवणता अल्फा पर डिपेंड करती है, ठीक है भाई। तो यहाँ पे ई क्या था, वी नो दैट, हम जानते हैं ई क्या है, कांस्टेंट है वैसे, लेकिन ई की वैल्यू क्या होगी, ई नोट साइन 2 पाई म्यू टी। तो मैंने इसको दे दिया समीकरण नंबर 2। अब मैं म्यू आई यहाँ पे कर, या ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूं भाई, म्यू आई इज इक्वल अल्फा ई नोट साइन 2 पाई म्यू टी, ये लिख सकता हूं मैं इसको समीकरण नंबर 3 दे दूं, क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट अगर इसमें लिखना चाहो तो आप लिखोगे क्वेश्चन 3 के अनुसार प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण विद्युत चुंबकीय विकिरण की आवृत्ति से दोलन करते हैं, इस प्रकार के दोलित्र अपनी दोलन गति आवृत्ति के लिए विकिरण उत्सर्जित करते हैं। यह पदार्थ द्वारा प्रकीर्णित प्रकाश में रेले लाइन की उपस्थिति को दर्शाता है। इसी प्रकार आंतरिक कंपन या घूर्णन गतियों के कारण रमन लाइन बनती है, जिसके अनुसार या जिसके कारण कुल ध्रुवणता अल्फा निम्न होगा, यानी अल्फा बराबर क्या होगा भाई, यहाँ पे अल्फा बराबर क्या लिख सकता हूँ मैं, अगर लिखना चाहूँ तो अल्फा बराबर यहाँ पे अगर मैं लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, अल्फा नोट
ई साइन ई प्लस बीटा साइन ई प्लस बीटा साइन 2 पाई म्यू आई टी। ये लिख सकता हूँ भाई, इसको इक्वेशन नंबर में क्या दे दूंगा भाई 4, इक्वेशन नंबर 4 दे दूंगा। और यहाँ पे लिखना चाहो तो यहाँ पे म्यू आई जो है वो है अणु की आंतरिक गति के कारण आवर्ती या कंपन घूर्णन की आवृत्ति। तो यहाँ पे म्यू क्या लिखोगे आप, आवर्ती कंपन घूर्णन की। ठीक है भाई। नेक्स्ट अगर आप यहाँ लिखना चाहो अल्फा नोट क्या है, साम्य अवस्था में ध्रुवणता। अल्फा नोट की अगर मैं बात करूं वो क्या है भाई, साम्य इक्विलिब्रियम में ध्रुवणता या पोलरिटी। ठीक है भाई। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे बीटा लिखूं तो क्या होगा भाई, ये वाला बीटा क्या होगा, यहाँ पे बीटा होगा कंपन एवं घूर्णन के कारण ध्रुवणता। कंपन वाइब्रेशन एंड रोटेशन के कारण ध्रुवणता। ये सारी बातें आप लिख लीजिएगा भाई इसके अंदर। फिर देखिए भाई, अब अपन इक्वेशन 3 और 4 से क्या कर सकते हैं। इस वाली इक्वेशन से, इस वाली इक्वेशन से मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अल्फा की वैल्यू पुट कर दूंगा भाई, अल्फा की वैल्यू पुट कर दूंगा। अरे भाई साहब ये अल्फा है, अल्फा की वैल्यू मैं उठा के यहाँ पे पुट कर दूंगा। तो मैं क्या लिखूंगा भाई, इक्वेशन 3 and 4। इक्वेशन 3 and 4 से मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, यहाँ पे देखिए ये वाला उठा के मैं यहाँ रख देता हूँ, म्यू आई इज इक्वल क्या आ जाएगा भाई, अल्फा नोट प्लस बीटा साइन 2 पाई म्यू आई टी। फिर क्या लिखोगे भाई, इनटू फिर क्या है ई नोट साइन 2 पाई म्यू टी। ये बन गई इक्वेशन अपने पास, ये इक्वेशन बन गई भाई। तो अब इसमें क्या कर सकते हो आप, क्या करोगे भाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो। ठीक है भाई, ऐसे करना पड़ेगा अपन को, ऐसे करना पड़ेगा। तो अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बन जाएगा भाई, क्या बनेगा, अल्फा को मगर इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो म्यू आई इज इक्वल अल्फा नोट ई नोट साइन 2 पाई म्यू टी। ठीक है भाई, ये बन गया। प्लस ये इसके साथ मैं क्या लिखूंगा भाई, ई नोट बीटा साइन 2 पाई म्यू टी लिख सकता हूँ भाई। क्या लिखूंगा, बीटा ई नोट, ये किसी क्या हो गया भाई, साइन 2 पाई म्यू आई टी इंटू ये क्या बचा, साइन 2 पाई म्यू टी। बच गया भाई, ये बन गया। अब अपन को पता है एक फॉर्मूला होता है साइन थीटा साइन फाई, वो क्या होता है, थीटा माइनस फाई। क्या होता है भाई, अगर फॉर्मूला होता है एक साइन थीटा और साइन फाई का, थीटा एंड फाई का एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है, कोस थीटा माइनस फाई माइनस कोस थीटा प्लस फाई बटा 2, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है भाई। तो अगर मैं उस इक्वेशन को इस फॉर्मूले से अगर ये वाला सोल्व करूं, ये थीटा हो गया, ये पाई हो गया, ठीक है भाई, ये वाला है, यही तो हो गया। लिख सकता हूं मैं इसको इस फॉर्मूले से लिख सकता हूं। तो क्या लिखेंगे भाई, क्या लिखोगे आप, म्यू आई इज इक्वल अल्फा नोट ई नोट साइन 2 पाई म्यू टी। यहाँ पे क्या करोगे, प्लस बीटा ई नोट, तो ऐसे कैसे, बीटा ई नोट साइन थीटा और
कोस थीटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैं लिखूँ तो कोस थीटा ये और फाई ये, कोस 2 पाई म्यू आई टी माइनस 2 पाई म्यू आई टी, 2 पाई म्यू आई टी माइनस कोस 2 पाई म्यू आई टी। लिख सकता हूँ भाई, क्या लिखूंगा, कोस 2 पाई, लिख लीजिएगा भाई, कोस 2 पाई म्यू टी डिवाइड बाई 2, इतनी बात लिख दी। अब क्या कर सकता हूँ, म्यू आई बराबर अल्फा नोट ई नोट साइन 2 पाई म्यू टी, क्या करोगे भाई, बीटा ई नोट में यहाँ से कॉमन ले लूँगा। अब मैं क्या करूँगा भाई, यहाँ पे कोस 2 पाई मैं बाहर रख दूँ भाई, और मैं क्या कर दूँ, म्यू आई टी, ठीक है भाई, ऐसे लिख सकता हूँ मैं, म्यू आई टी माइनस म्यू आई, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, एक मिनट, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, कोस म्यू माइनस म्यू आई, ये 2 पाई बाहर रहेगा भाई, यहाँ पे कोस 2 पाई बाहर, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे क्या करूँगा मैं, कोस 2 पाई म्यू आई, सॉरी म्यू प्लस म्यू आई टी, म्यू आई टी, ठीक है भाई, म्यू आई टी, दोनों में टी टी तो रहेगा यहाँ पे, टी और टी, ये बन गया अपने पास एक फॉर्मूला। अब मैं इसको और कैसे लिख सकता हूँ भाई, अब मैं इसको ऐसे और लिख सकते हूँ, ये तो इतने नीचे तो 2 हो गई, तो अब मैं इसको कैसे लिखा हूँ, म्यू आई बराबर अल्फा नोट ई नोट साइन 2 पाई म्यू टी प्लस बीटा ई नोट कोस 2 पाई म्यू माइनस म्यू आई टी डिवाइड बाई 2 माइनस कोस 2 पाई म्यू प्लस म्यू आई टी डिवाइड बाई 2, ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा अपने पास, ऐसे वाला फॉर्मूला बन जाएगा बीटा ई नोट। ये अपने पास क्या आता है भाई, इसका फॉर्मूला आता है, ये क्या आता है भाई, इसके पास इसका अपने पास फॉर्मूला आता है। इस वाले इन वाले को तो बोलते हैं रेले, रेले लाइन, रेले लाइन के लिए, ये वाली तो रेले लाइन के लिए होती है, फिर होता है स्टोक लाइन के लिए, और फिर ये वाला होता है एंटी स्टोक लाइन के लिए। स्टोक लाइन ये वाला होता है एंटी स्टोक, एंटी स्टोक लाइन के लिए। ये सारी बातें आप उतार लीजिएगा भाई, ये अपने पास फॉर्मूला ड्राइव होता है भाई, ये अपने पास क्या होता है, यहाँ का यहाँ पे फॉर्मूला ड्राइव होगा, ठीक है। अगर अब नेक्स्ट अपन देखें यहाँ पे, नेक्स्ट अगर यहाँ पे अपन देखेंगे, क्या देखेंगे भाई, ये वाली जो रेले लाइन आई है, ये वाली जो यहाँ पे रेले लाइन के लिए है, ये स्टोक लाइन के लिए है, और ये एंटी स्टोक लाइन के लिए है। तो मैंने क्या ड्राइव करा यहाँ से, मैंने क्या ड्राइव करा, अगर आप लिखना चाहो तो इसमें जो पहला जो पद है वो किस लाइन के लिए होगा, रेले लाइन के लिए, और म्यू माइनस म्यू आई वाला जो होगा वो कौन से के लिए होगा, स्टोक लाइन के लिए होगा, और जो म्यू प्लस म्यू आई का होगा ये वाला होगा एंटी स्टोक लाइन के लिए। भाई इतनी बात क्लियर है आपको, इतनी बात क्लियर है, ठीक है भाई। अब देखिए इसमें लिखना चाहो आप तो लिख लीजिएगा कि पहला जो पद है वो अणु आपतित विकिरण की समान आवर्ती म्यू से दोलन करता है, जबकि सेकंड पद में म्यू माइनस म्यू आई जो ये वाला होता है वो किसके लिए करता है भाई, म्यू माइनस म्यू आई आवर्ती से, तथा थर्ड पद में म्यू प्लस म्यू आई आवर्ती से दोलन करता है। यह तभी संभव है जब दोलित्र म्यू से म्यू आई के बीच हो, ठीक है भाई। क्या होगा, म्यू से म्यू आई वह म्यू से म्यू प्लस आवर्ती के विकिरण उत्सर्जित करता हो, दोनों आवर्तियाँ। अब देखिए भाई
अब अपन ने ये क्या किया यहाँ पे, ये तो क्लासिकल क्वांटम अपन ने एक रमन के लिए फॉर्मूला ड्राइव करा, यानी कि पोलरिटी के लिए, ऐसा पोलरिटी के लिए अपन ने ड्राइव करा। अगर मैं बात यहाँ पे करता हूँ किस चीज की, अगर अपने पास बीटा जो ये वाला है वो जीरो हो, अगर बीटा की वैल्यू क्या हो भाई, जीरो हो, तो अपन क्या करेंगे, बीटा की वैल्यू अगर जीरो हो तो अपन क्या बोल सकते हैं भाई, ये इक्वेशन, ठीक है भाई। तब अपन क्या बोलेंगे वो चीज देखते हैं भाई। यहाँ पे अगर ध्रुवणता या मैं बोलूं जो बीटा जो अपन ने पढ़ा था, बीटा क्या बोला था भाई मैंने, बीटा को मैंने क्या बोला था यहाँ पे, बीटा को मैंने बोला था कंपन और घूर्णन के कारण ध्रुवणता, यानी कि रोटेशन और वाइब्रेशन अगर ना हो, माना कि वहाँ पे बीटा जो है घूर्णन और रोटेशन की वजह से जो हो रहा था, अगर वो जीरो हो जाए भाई साहब, बीटा की वैल्यू जीरो कर दूं मैं, बीटा इज इक्वल जीरो, तो यहाँ पे जो ध्रुवणता रोटेशन एंड वाइब्रेशन की वजह से आई थी भाई साहब, वो क्या होगी, अब नहीं आएगी। यानी कि मैं बोलूं कि अगर बीटा को मैं जीरो कर दूंगा, यानी कि वहां पे एंटी स्टोक और स्टोक लाइनें खत्म हो जाएगी, तो अब मैं क्या करूंगा, वहां पे केवल रमन में रेले लाइन ऑब्जर्व होगी भाई साहब। अपन को ये वाली जो लाइन है, अगर घूर्णन और रोटेशन दोनों खत्म हो जाए, बीटा की वैल्यू जीरो हो जाए, तो अपन को स्टोक लाइन और एंटी स्टोक लाइन क्या होगी, नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे कर सकते हो आप, म्यू आई बराबर क्या हो जाएगा, ई एल्फा नोट ई नोट 2 पाई म्यू टी, ये अपन को मिलेगा। यानी कि मैं कह सकता हूं, क्या कह सकता हूं भाई साहब, यहाँ पे मैं क्या कर दूं, बीटा की वैल्यू जीरो कर दूं, यानी कि रोटेशन एंड वाइब्रेशन की वजह से जो पोलरिटी जनरेट हुई थी, अगर वो ना हो, तब अपन को केवल और केवल क्या मिलती है, रेले लाइंस ही मिलती है, रेले लाइन ही मिलती है। अपन को स्टोक लाइन और एंटी स्टोक जो रमन लाइन थी वो नहीं मिलेगी। तो ये बातें लिख लीजिएगा आप। अगर लिखना चाहो तो इसमें लिख सकते हो आप। इसके बाद यहाँ पे कि अर्थात रमन लाइन नहीं होगी, यानी कि अगर क्रम आवर्ती म्यू आई, ठीक है भाई, वाली रेखा स्टोक लाइन तथा अधिक आवर्ती वाली म्यू प्लस म्यू आई, ये वाली थी कम आवर्ती वाली, उसे एंटी स्टोक बोलते हैं। अरे भाई साहब मैंने बताया था तुम्हें कि ये जो ऐसे मान लो ये रेले लाइन है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, आवृत्ति जो होती है वो क्या होती है, बराबर, यानी कि कुछ नहीं, जीरो। तो अगर और इधर जो इसके इधर आती है और इसके इधर आती है, ये वाली होती थी स्टोक लाइन, एंटी स्टोक लाइन, और ये वाली थी भाई साहब यहाँ पे कौन सी, स्टोक लाइन। अरे भाई मैंने बताया म्यू ग्रेटर देन म्यू आई, यानी आने वाले की जो ज्यादा फ्रीक्वेंसी थी वो उसके लिए ये था, और जिसकी फ्रीक्वेंसी कम थी भाई, उसकी क्या थी, एंटी स्टोक लाइन थी। तो अगर मैं यहाँ पे बोलूँ आगे नेक्स्ट लाइन में क्या करोगे आप, वाली लाइन एंटी स्टोक लाइन, अधिक आवृत्ति वाली लाइन कौन सी थी, एंटी स्टोक वाली लाइन थी, क्योंकि इसकी आवृत्ति ज्यादा थी। तो अगर तुम बोलोगे तो क्या करोगे, बीटा बराबर जीरो कर दूं तो क्या होगा, रमन लाइन नहीं होगी। अरे भाई रमन लाइन खत्म हो गई ना, ये वाली लाइनें खत्म हो गई, यही तो मिली अपन को, केवल रेले लाइन ही मिली भाई। यहाँ पे रेले लाइन ही ऑब्जर्व होती है अपन को, रेले ही मिलती है। तो अगर केवल एक ही लाइन उपस्थित होगी जो रेले लाइन को दर्शाएगी, अर्थात अणु रमन असक्रिय होगा, यानी कि यहाँ पे भाई साहब ये रमन इनएक्टिव है। ये वाला जो फॉर्मूला आया है वो रमन इनएक्टिव के लिए आया है। तो इतनी बात आपको समझ में आ जानी चाहिए भाई। अब भाई यहाँ पे नेक्स्ट अपना टॉपिक क्या होगा, देखिए भाई यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक क्या है। नेक्स्ट टॉपिक की अगर मैं बात करूं तो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स का प्योर
रमन स्पेक्ट्रा क्या होगा? टॉपिक है अपना द्विपरमाणुक अणु का शुद्ध घूर्णन रमन स्पेक्ट्रा। शुद्ध घूर्णन रमन स्पेक्ट्रा। अगर मैं इसकी बात करता हूं भाई तो यहाँ पे क्या होता है, देखो आपको मैं बताता हूं। देखिए यहाँ पे क्या होगा, हेडिंग अपनी क्या होगी देखते हैं भाई। क्या करोगे भाई, डाई एटॉमिक मोल के लिए, डाई एटॉमिक प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा। ठीक है भाई, मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होगी। ठीक है भाई, तो रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो अगर अपन ने एक फॉर्मूला देखा था यहाँ पे, क्या ई जे बराबर पी जे जे प्लस 1 देखा था भाई रोटेशन में रिजिड के लिए। ठीक है, यहाँ पे मैं रिजिड लिख दूं, आर रिजिड के लिए अपन ने फॉर्मूला देखा था। तो यहाँ पे बी की वैल्यू को मैं क्या बोल रहा था, एच स्क्वायर आर पाई स्क्वायर आई जे जे प्लस 1 ऐसा था ना भाई। यहाँ पे एक फॉर्मूला देखा था अपन ने रोटेशन में। तो द्विपरमाणु अणु के लिए अगर मैं रोटेशन की बात करता हूँ, प्योर रोटेशन की, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी। तो यहाँ पे मैं तरंग के लिए अगर देखूंगा, तरंग संख्या का मान, वेव नंबर, तरंग संख्या का मान क्या आएगा, म्यू बार बराबर बी जे जे प्लस 1। अरे कुछ नहीं किया भाई, इसको ई की जगह वेव कर दिया मैंने, वेव संख्या का मान कर दिया। तो यहाँ पे वेव के लिए ये अपन ने फॉर्मूला देखा। तो यहाँ पे क्या करूँगा, अब अपन को पता है कि डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए घूर्णन स्पेक्ट्रा क्या जो सिलेक्शन रूल था वो क्या था भाई, सिलेक्शन रूल क्या था, यानी कि चयन नियम, डेल जे इज इक्वल 0। घूर्णन के लिए यही था भाई, डेल जे इज इक्वल 0। तो एक लाइन और लिखोगे इसके नीचे कि रेले प्रकीर्णन के लिए, रेले के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, डेल जी, या मैंने रेले को किसी से भी कर दिया, जी से कर दिया, तो इसके लिए सिलेक्शन रूल क्या होगा, प्लस माइनस से 2। इसके लिए क्या होगा, प्लस माइनस से 2। रेले लाइंस के लिए अगर मैंने इसको क्या कर दिया, सिलेक्शन रूल को जी से नोट कर दिया, डी नोट कर दिया, और इसकी वैल्यू होगी प्लस माइनस से 2। तो अब जब इसके अंदर ट्रांजिशंस होंगे, ट्रांजिशंस वो कैसे होंगे देखिए भाई, जे बराबर 0, जे बराबर 1, जे बराबर 2 और जे बराबर 3, ये वाला आता है। तो अगर मैं इस रूल को फॉलो करूंगा तो क्या होगा भाई, डेल्टा जे, यहाँ जी क्या कितना का आना चाहिए डिफरेंस, -2 या +2 का डिफरेंस आना चाहिए। -2 +2 का डिफरेंस कब आएगा भाई, जब आप 0 में से यहाँ पे जाओ, ठीक है भाई, या फिर 1 से यहाँ पे 3 पे जाओ, तभी मिलेगा। अरे और बना लीजिए भाई 4। तो अगर मैं यहाँ से यहाँ जाऊँ तो क्या होगा भाई, यहाँ पे ट्रांजिशन, यहाँ पे 2 का डिफरेंस आ रहा है। ऐसे देखो, यहाँ से अगर तुम यहाँ आओगे, और अगर यहाँ से तुम यहाँ आओगे, और यहाँ से तुम यहाँ आओगे, तो ये वाले जो ट्रांजिशंस होते हैं वो घूर्णन ऊर्जा स्तर होते हैं, यानी घूर्णन रोटेशनल एनर्जी लेवल, रोटेशनल एनर्जी लेवल होते हैं। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई आपको। तो ये सारी बातें प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रम के लिए। अब देखिए अपन रेली लाइन और ये वाली लाइंस इसमें कैसे देखेंगे भाई, देखिए यहाँ पे भाई साहब सिलेक्शन रूल जो होता है, यहाँ पे रमन के लिए जो सिलेक्शन रूल होगा प्योर रोटेशन में होगा डेल जी बराबर +-2, और सिलेक्शन रूल वैसे घूर्णन या रोटेशन के लिए क्या हो सकता है, 0। 1 से 1 में जाएं, 1 से 2 से 2 में जाएं, तो वहाँ पे डेल जे की वैल्यू क्या आ रही थी भाई, 0 आ रही थी घूर्णन में, रिजिड में।
अभी यहाँ पे अगर मैं बात करूं किस चीज की भाई, अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे नेक्स्ट, अगर मैं यहाँ पे बात करूं दो ऊर्जा स्तरों के लिए तरंग संख्या का अंतर क्या होगा, ठीक है। तो दो ऊर्जा का मतलब कैसे, ये जो डेल म्यू था अपना, ये डेल म्यू जो अपन निकालेंगे यहाँ पे, वो दो ऊर्जा का अंतर कैसे, जैसे यहाँ से जे से मैं जे प्लस 2 कर दूं, ठीक है भाई, जे से मैं जे प्लस 2 में जा रहा हूं, तो इनका डिफरेंस अपन कैसे चेक करेंगे। देखिए भाई, अगर मैं यहाँ पे क्या रख दूं, वैल्यू बी जे की जगह जे प्लस 2 रख देता हूं, इस वाले फॉर्मूले में जे प्लस 2 रख दूं, तो यहाँ पे डेल म्यू बराबर क्या आएगा, अगर भाई साहब मैं बी जे की वैल्यू जे प्लस यहाँ पे रखूंगा, यहाँ पे जे की वैल्यू रखता हूं तो क्या आएगा जे प्लस 2, फिर यहाँ पे मैं रखूंगा क्या आएगा जे प्लस 1 जे प्लस 2, ऐसे आएगा। अरे भाई जे की वैल्यू पुट कर दी मैंने, यानी कि ऐसे मान लो 2 और 1, ठीक है, ये हो गई बात। माइनस बी जे प्लस 1, ये अपने पास क्या आ जाएगी भाई, यहाँ से दो ऊर्जा के जो दो एनर्जी लेवल हैं उनके बीच का डिफरेंस यहाँ पे अपन को मिल जाएगा। तो अगर से निकाले अपन तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, अरे भाई इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं, डेल म्यू बराबर बी जे प्लस 2 जे प्लस 3 माइनस बी जे प्लस 1। अरे भाई ये ए प्लस बी इस वाले फॉर्मूले से ए प्लस बी और बी प्लस, या एक फॉर्मूला आता है सी प्लस डी, ऐसे कुछ फॉर्मूला आता है एक, तो उस वाले फॉर्मूले से ये क्या होगा, यहाँ से क्या वो बनेगा, ये देखना क्या बनेगा भाई, ये क्या बन जाएगा भाई, ये क्या बन जाएगा, जे स्क्वायर प्लस 3जे प्लस 2जे प्लस 6, ये क्या बन जाएगा भाई, डेल म्यू बी जे स्क्वायर प्लस 3जे प्लस 2जे, ठीक है भाई, 3जे प्लस 2जे प्लस 6 ये बन गया यहाँ पे। अब क्या होगा यहाँ पे, ये नेक्स्ट क्या होगा यहाँ पे, माइनस जे स्क्वायर माइनस जे स्क्वायर प्लस जे, ये बन जाएगा इन सारा, जब इसको सोल्व करेंगे अपन ये बन जाएगा, ठीक है भाई। तो इसको क्या करेंगे, जे स्क्वायर से जे स्क्वायर काट सकता हूँ मैं, 3 और 2 5 5जे और एक वो हो गया 6जे, यहाँ पे क्या होगा 6जे हो जाएगा भाई। अरे भाई यहाँ पे 3जे में से 1जे गया 2जे, यहाँ पे क्या करूँ मैं, म्यू बराबर बी 3 और 2 5, 5 में से 1 कर दूँ माइनस, तो कितना हो जाएगा भाई 4जे, ठीक है भाई, -6, ये फॉर्मूला अपने पास बन जाएगा भाई, दो एनर्जी लेवल्स का डिफरेंस चेक करने के लिए ये फॉर्मूला अपने पास बन जाएगा। अरे सॉरी भाई, यहाँ पे 2जे यानी 4 प्लस आएगा भाई यहाँ पे, क्योंकि ऊपर प्लस, ये वाला प्लस है भाई यहाँ पे, ये वाला प्लस है, ये माइनस, ये वाला माइनस है। तो जब इनको सोल्व करेंगे अपन तो 4जे प्लस 6 आएगा, 4जे प्लस 6 आता है, 4जे प्लस 6 आएगा, ठीक है भाई। तो ये वाली वैल्यू अपन ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ से। तो भाई यहाँ पे मैंने क्या बताया आपको, सिलेक्शन रूल, जे को अगर मैं जे प्लस 2 रखता हूँ, यहाँ से एनर्जी का जब डिफरेंस कैलकुलेट करता हूँ, डिफरेंस निकालूंगा मैं यहाँ से, तो क्या आएगा, यहाँ से डिफरेंस अगर मैं निकालूंगा, यहाँ से अगर मैं डिफरेंस निकालूंगा तो इस वाले फॉर्मूले में अपन को क्या करना है, डिफरेंस निकालने के लिए यहाँ पे जे की वैल्यू पुट कर देते हैं, और अपन को पता है कैसे जब डिफरेंस निकालते हैं अपन, तो डेल म्यू बराबर होता है म्यू इनिशियल माइनस म्यू फाइनल, फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं। तो भाई अपर लेवल माइनस लोअर लेवल, अपर एनर्जी लेवल माइनस लोअर एनर्जी लेवल्स। तो जब इनका डिफरेंस अपन निकालेंगे, जे को मैं जे प्लस 2 से करता हूँ रिप्लेस, जे को मैं इस वाले जे को अगर जे प्लस 2 से करूँगा तो क्या बन जाएगा, ये वाली इक्वेशन अपन को मिल जाएगी। अब मैं जे की वैल्यू अगर 0 पुट करूँ, 1 पुट करूँ, 2 पुट करूँ,
तो फिर यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी वो इनके एनर्जी का डिफरेंस आ जाएगा। यहाँ से अपन क्या निकालेंगे, एनर्जी का डिफरेंस कैलकुलेट कर लेंगे। तो वो कैसे करेंगे भाई, यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ यहाँ पे क्या करूँ, डेल म्यू, ठीक है, अगर मैं इस वाले एनर्जी लेवल्स के लिए अगर वैल्यू कैलकुलेट करूँगा तो क्या करूँगा, 0 हो जाएगा, ये तो 0, तो यहाँ पे क्या बचेगा 6 + 6, तो यहाँ पे ये वाला 0 हो गया, मैं यहाँ पे 4 × 0 प्लस क्या कर दूँ 6 कर दूँ, तो ये तो क्या हो गया 0 पूरा 0, तो ये क्या बना 6, तो डेल म्यू बराबर 6 बन गया। तो ये वाला नहीं बनता है यहाँ पे एनर्जी लेवल्स। अब मैं यहाँ पे वैल्यू क्या पुट करूँ भाई, वैल्यू अगर डेल म्यू बराबर अपन को पता है यहाँ पे क्या हो, डेल म्यू बराबर अगर म्यू की वैल्यू अगर यहाँ पे -2 हो तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा भाई, यहाँ पे -2 हो और +2 हो, तो -2 होगा तो यहाँ पे बन जाएगी -b4j + 6। अगर -2 होगा तो यहाँ पे ये फॉर्मूला बन जाएगा म्यू -b4j + 6, एक तो ये बन जाएगा। और अगर म्यू बराबर अगर मैं +2 रखूँ, डेल म्यू बराबर क्या बन जाएगा, +2 + b4j + 6, ये वाले दो फॉर्मूले यहाँ पे बन जाएंगे 4j, ठीक है भाई, ये वाले बन जाएंगे अपने पास। तो मैं यहाँ पे क्या बोलूँगा, रोटेशनल में डायटोमिक मॉलिक्यूल में प्योर रोटेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी की जब बात करेंगे अपन, ठीक है भाई, जब बात करूँगा मैं, तो यहाँ पे मैंने क्या करा कि यहाँ पे मैंने -2 में ले अपन, तो ये फॉर्मूला यूज होगा, माइनस में अरे भाई स्टोक एंड एंटी स्टोक लाइन के लिए जब मैं कैलकुलेट करूँगा, एंटी स्टोक लाइन के लिए जब मैं कैलकुलेट करूँगा और स्टोक लाइन के लिए जब मैं कैलकुलेट करूँगा, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आती है, वैल्यू क्या आएगी वो चेक करते हैं। एंटी स्टोक में माइनस में आएगा और स्टोक में पॉजिटिव में आएगा, ठीक है भाई। देखिए कैसे भाई, अब देखिए यहाँ पे क्या होता क्या है कि रमन लाइन की जब वेव संख्या की बात करेंगे अपन, रमन लाइन की वेव संख्या की मैं बात करूँगा, रमन लाइन की वेव नंबर की अगर मैं बात करता हूँ तो कैसे करते हैं भाई कैलकुलेट, उसके लिए करेंगे म्यू बार बराबर होता है म्यू नोट प्लस डेल म्यू, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है भाई। तो अब यहाँ पे करना क्या है कि म्यू नोट यहाँ पे क्या होता है, ये म्यू नोट तो क्या होगा, म्यू बार नोट तो क्या होगा, रेले लाइन हेतु तरंग संख्या, यानी कि रेले लाइन हेतु क्या होगी, रेले लाइन हेतु तरंग संख्या या वेव नंबर, ठीक है भाई। और म्यू बार यहाँ पे क्या होता है भाई, म्यू बार यहाँ पे होता है फ्रीक्वेंसी, ये तो रमन लाइन होगी ना भाई, तो यहाँ पे डेल वी क्या होता है, डेल वी होता है रमन विस्थापन, यानी कि रमन विस्थापन कितना हो रहा है, रमन डिस्प्लेसमेंट, ठीक है भाई। इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो ये अपन ने डेल्टा की वैल्यू यहाँ पे निकाली है, डेल्टा वी की वैल्यू अपन ने निकाली है। तो म्यू बार अगर मैं देखता हूँ एक बार, तो यहाँ पे क्या होगा, म्यू नोट बार प्लस बी, प्लस माइनस कर सकता हूँ भाई दोनों के लिए, प्लस बी प्लस 4j प्लस 6, यही है भाई, यही है। और अगर मैं एंटी स्टोक की और स्टोक की बात करता हूँ, यहाँ पे म्यू बराबर स्टोक लाइन,
स्टोक लाइन की अगर मैं बात करता हूँ क्या आएगा भाई, म्यू नोट बार, ठीक है भाई, माइनस बी 4J प्लस 6, ये तो आएगा स्टोक के लिए। और म्यू बार अगर एंटी स्टोक की बात करता हूँ, एंटी स्टोक की अगर मैं बात करूँगा, म्यू बार नोट प्लस बी 4J प्लस 6, ये वाला आ जाएगा क्या, एंटी स्टोक लाइन के लिए, एंटी स्टोक लाइन के लिए। और ये क्या होता है, स्टोक के लिए होता है। तो यहाँ पे एस ब्रांच या अपन बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे भाई, स्टोक लाइन कहते हैं। और अगर म्यू नोट की अधिक प्राप्त हो तो उसे बोलते हैं एंटी स्टोक लाइन। यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव का होता है रोल, अगर यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है तो एंटी स्टोक आने वाली लाइन से, और ये यहाँ पे ये होती है स्टोक लाइन होती है भाई। तो ये होती है रमन स्पेक्ट्रम में, अपन कैसे देखेंगे। अब बात करता हूँ यहाँ पे इस वाले फॉर्मूले, इस वाले फॉर्मूले में अपन अगर जे की वैल्यू रख के देखें तो क्या आएगा, देखते हैं भाई। देखिए भाई, अगर मैं यहाँ पे इस वाले फॉर्मूले में म्यू बार म्यू नोट प्लस माइनस बी 4J प्लस 6 की बात करूँ, इस वाले में अगर मैं J बराबर 0, J बराबर 1, J बराबर 2, J बराबर ऐसे वैल्यू पुट करता हूँ, तो वहाँ पे इनका डिफरेंस एनर्जी का कितना आता है ये अपन चेक करते हैं भाई। ठीक है भाई, ये अपन चेक करेंगे। तो अगर मैं J बराबर 0 रखूँ, म्यू बार बराबर क्या आएगा, म्यू नोट प्लस माइनस बी 4 इंटू 0 प्लस 6। अरे भाई यहाँ पे तो क्या आया, म्यू बार म्यू नोट, ये तो पूरा वो तो क्या हो गया भाई, यहाँ पे क्या हो गया, 0 रखूँगा तो मैं 6 बचेगा, केवल 6 ही तो बचेगा, ये तो 0 हो गया। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, प्लस माइनस 6b। अगर मैं म्यू J बराबर क्या रख दूँ भाई, 1, तो म्यू बार बराबर म्यू बार नोट प्लस माइनस बी J 4 इंटू 1 प्लस 6, तो मैं क्या बोलूँगा भाई, म्यू नोट बराबर प्लस माइनस बी 4 और 6 10, तो कितना हो गया भाई, 10b। बात समझ में आई भाई, यहाँ पे बात समझ में आई। अगर मैं J बराबर 2 रख दूँ, J बराबर अगर मैं 2 रखता हूँ तो म्यू बार म्यू नोट प्लस बी प्लस माइनस बी 4 इंटू 2 प्लस 6, तो 7 9 8 8 6 14, यानी कि 14 लाइन से 14b। म्यू बार प्लस माइनस बी की जगह क्या करूँगा, कितना आ जाएगा, 14b। तो ये वाली लाइन अपन को ऐसे मिल जाएगी भाई। तो मैं क्या देखा मैंने यहाँ पे, इसमें क्या देखा भाई, जैसे जैसे मैं J की वैल्यू इंक्रीज कर रहा हूँ तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ रही है, 4b से कांस्टेंट आ रही है, यानी कि डिफरेंस कितने का आ रहा है भाई, 4b का। अरे भाई 6 से 4 बढ़ाऊंगा 10b, 10 में 4 तो ऐड 14b। तो ऐसे अपन बोल सकते हैं यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है, 4b का डिफरेंस आ रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे स्पेक्ट्रम की बात करता हूँ, यहाँ पे लाइंस की अगर मैं बात करता हूँ, लाइंस की अगर मैं बात करता हूँ, ये क्या है भाई, रेले लाइन, ये थी अपनी रेले लाइन। ये क्या मिली अपन को यहाँ पे, रेले लाइन।
ठीक है भाई। और ये क्या थी इधर, एंटी स्टॉक लाइन थी रे भाई। तो यहाँ तो जे बराबर 0, तो ये तो थी अपनी रेले लाइन। रेले लाइन ये थी एंटी स्टॉक लाइन, और ये थी भाई अपनी स्टॉक लाइन। ठीक है भाई, ये थी, ये बातें अपन ने देखी। अब यहाँ पे मैंने क्या बताया कि जैसे जैसे मैं जे की वैल्यू को इंक्रीज कर रहा हूँ, यहाँ पे जे बराबर अगर 0 से जे बराबर मैं 1 में जाऊँ, जे बराबर 2, जे बराबर 3 ऐसे जाऊँगा, तो यहाँ पे क्या होती है भाई वैल्यू, क्या होती है भाई, इंक्रीज हो रही, यानी कि 4b का डिफरेंस आ रहा है। तो यहाँ पे 4b का क्या आता है भाई, डिफरेंस आता है। ये वाली जो डिफरेंस है वो क्या है, 4b से कांस्टेंट है। तो ये बातें अपन ने रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर सीखी है भाई। लिख लीजिएगा भाई इसको, यानी कि इस प्रकार रमन लाइन की दूरी दूसरी रमन लाइन से 4b पर है, यानी इस वाली रमन लाइन की दूरी जो है वो किस 4b से क्या है भाई, सेपरेट है, यानी 4b से दूर है। यानी कि समनाभिकीय अणु शुद्ध घूर्णन या कंपन स्पेक्ट्रा नहीं देते, क्योंकि उनका द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है। क्या होता है भाई, शून्य होता है या 0 होता है। अरे भाई समनाभिकी से मतलब समझ रहे हो ना आप, क्योंकि इनका जो ये वाले कंपाउंड्स होते हैं H2N2O2, ये क्या ऐसा होते हैं भाई समनाभिकीय होमो एटॉमिक। तो इनमें क्या होता है कि डाइपोल प्रेजेंट नहीं होता है, यानी कि अपन बोलते हैं नॉन पोलर नहीं होते, नॉन पोलर होते हैं भाई, यानी कि म्यू इज इक्वल टू इनका क्या होता है, 0 होता है। इसलिए ये वाले जो होते हैं रमन स्पेक्ट्रा नहीं शो करते हैं भाई। ठीक है ना भाई। क्या लिखोगे यहाँ पे कि जो समनाभिकीय यानी होमो एटॉमिक जो होते हैं, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं भाई, रमन इनएक्टिव मॉलिक्यूल्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल N2O2, ये सारे कैसे होते हैं भाई, रमन इनएक्टिव। क्यों, क्योंकि इनमें जो होता है पोलर जो होता है 0, यानी कि ये कैसे होते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल होते हैं। तो ये बातें आप लिख लीजिएगा भाई, इसमें ये बात भी आप लिख लीजिएगा। नेक्स्ट अपन चलते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं भाई अपना क्या है, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी आज खत्म करेंगे भाई अपन। देखिए भाई,
नेक्स्ट टॉपिक है डायटोमिक मॉलिक्यूल्स में वाइब्रेशन। डायटोमिक मॉलिक्यूल में वाइब्रेशन, प्योर वाइब्रेशन रमन स्पेक्ट्रा, यानी आप बोल सकते हैं द्विपरमाणु अणु का शुद्ध कंपन रमन स्पेक्ट्रा। क्या बोलेंगे भाई यहाँ पे, यानी कि डायटोमिक मॉलिक्यूल इन प्योर वाइब्रेशन, प्योर वाइब्रेशन रमन स्पेक्ट्रा। ठीक है भाई। अब वाइब्रेशन से मतलब है कि अपन ने एक दो दिन पहले ये बात डिस्कस की थी कि एन हार्मोनिक ऑसिलेशन जो होता है उसमें एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे वाइब्रेशन में एनर्जी का, अगर मैं फॉर्मूले की बात करूँ तो ई वी बराबर मैंने बताया था वी प्लस हाफ ओमेगा ई माइनस वी प्लस हाफ का स्क्वायर ओमेगा ई एक्स ई। ये फॉर्मूला मैंने आपको ड्राइव करके बताया था भाई। तो अब देखो कि यहाँ पे शुद्ध स्पेक्ट्रा क्या चीज़ है और यहाँ पे शुद्ध स्पेक्ट्रा की मैं बात क्या करूँगा। ठीक है भाई। तो रमन स्पेक्ट्रा में कैसे काम करेगा ये चीज़ें अपन डिस्कस करते हैं भाई। ठीक है ना, ये चीज़ें मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। तो रमन स्पेक्ट्रा में तरंग संख्या का व्यंजन क्या हो जाएगा, या तरंग का व्यंजन क्या होगा फॉर्मूला। वेव नंबर के लिए क्या करूँगा मैं, अरे भाई अभी थोड़ी देर पहले क्या था, म्यू बार। और म्यू बार इसको मैं कैसे लिखूंगा भाई, इसको मैं लिख सकता हूँ वी प्लस हाफ, वी प्लस हाफ में यहाँ से म्यू नोट बार। ठीक है भाई, ऐसे इस फॉर्मूले को रखूंगा 1 माइनस वी प्लस हाफ एक्स ई। ऐसे इस फॉर्मूले को मैंने रख दिया भाई, ऐसे इस फॉर्मूले को मैंने रख दिया। तो यहाँ पे अब क्या होगा, सिलेक्शन रूल के अकॉर्डिंग अपन ने पढ़ा था अब कल एन हार्मोनिक के लिए। अरे भाई कल ही पढ़ा, अभी तो क्या ये होता था फंडामेंटल बैंड। ठीक है भाई, ये होता था फर्स्ट ओवरटोन, ये होता था सेकंड ओवरटोन। ये सारी बातें मैंने आपसे डिस्कस की है भाई, सारी बातें अच्छे से मैंने आपसे डिस्कस की है। वो कुछ नहीं करना भाई, यहाँ पे बस इस वाले फॉर्मूले को देख के यहाँ पे सिलेक्शन रूल अप्लाई करना है, देखते हैं क्या बनता है। तो अपन ने ये भी बातें डिस्कस की थी यहाँ पे, ये एनर्जी के लेवल्स थे यहाँ पे। ठीक है भाई, ये एनर्जी के लेवल्स थे जहाँ पे व्यू बराबर 0, वी बराबर 1, वी बराबर 2, वी बराबर 3, वी बराबर 4। 0 से 2 में, 0 से 1 में जाता, उसको फंडामेंटल बोल रहे थे भाई। इसको मैं फर्स्ट ओवरटोन बोल रहा था, फर्स्ट ओवरटोन। और अगर मैं 0 से 3 में जाता हूँ, सॉरी 0 से अगर मैं 3 में जाता हूँ तो उसको बोलूँगा मैं सेकंड ओवरटोन। साथ ही साथ इसमें से इसमें इनमें जाता हूँ, उनको बोलते थे अपन हॉट बैंड। इतनी बात आपको मैंने पहले बताई है, इतनी बातें आपको मैंने बता रखी है भाई। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, देखिए यहाँ पे अगर मैं क्या करूँ, अब मैं देखो इस वाले को कैसे बनाता हूँ, इस वाले फॉर्मूले से। ठीक है भाई, ये वाला एनर्जी का लेवल इसमें से माइनस करेंगे अपन। देखिए कैसे, अगर मैं यहाँ पे मूल बिंदु हेतु तरंग संख्या का लिखूंगा, ठीक है, तो वेव नंबर के लिए अगर मैं लिखूंगा फॉर्मूला तो क्या लिखूंगा, डेल म्यू बराबर म्यू बार माइनस म्यू डैश। ठीक है भाई, म्यू डैश अपन इसको मान लेंगे। ठीक है, तो इसमें से मैं इसको माइनस से करूंगा, डेल म्यू बार बराबर ये वाला v प्लस हाफ
म्यू नोट बार वी माइनस वी प्लस हाफ एक्स ई, ठीक है भाई, एक्स ई माइनस वी प्लस हाफ ओमेगा ई माइनस वी प्लस हाफ का स्क्वायर ओमेगा ई एक्स ई। ये बात अपन को समझ में आई कि नहीं आई भाई? यहाँ पे ये बात समझ में आई कि नहीं आई? ये वाले फॉर्मूले मैंने ड्राइव करा। अब अगर मैं देखना यहाँ पे, अब अगर मैं यहाँ पे क्या कर दूं भाई, देखिए भाई यहाँ पे अगर मैं क्या कर दूं, अगर अब मैं वैल्यू यहां से v से डेल म्यू बार बराबर क्या करूं, 0 से 1 के लिए करता हूं। अरे भाई 0 से 1 के लिए करूंगा तो यहाँ पे 0 और यहाँ पे वैल्यू पुट करते जाऊंगा मैं, ठीक है भाई। तो 0 से 1 अपर माइनस लोअर, यानी कि मैं इन्हें ऐसे करूंगा ना भाई, म्यू बार बराबर कैसे करूंगा, म्यू बार 1 माइनस म्यू डैश, ऐसे करूंगा 0 के लिए। तो जब मैं इसको से इसमें से करूंगा तो कितना आएगा भाई, डेल म्यू बार बराबर 0 से 1 के लिए कितना आएगा भाई, यहाँ पे अगर मैं वैल्यू 1 रखूं 3/2 आ गया, 3/2 आ गया, ठीक है भाई, 3/2 आ गया। ये क्या है आपका, यहाँ पे ओमेगा ई है भाई, ओमेगा ई है, ठीक है। अब मैं इसको इसमें से माइनस करता हूँ, यहाँ पे मैंने ओमेगा ए रख दिया, यहाँ पे मैंने ओमेगा ए रख दिया, आप यहाँ पे भी रख लीजिएगा भाई, यहाँ तो वरना दिक्कत हो जाएगी, ओमेगा ई, ठीक है। अब मैं यहाँ पे 3/2 ओमेगा ई माइनस, फिर क्या करूँगा मैं, माइनस क्या करना है मेरे को, यहाँ पे 1 रखूँगा, कितना हो गया, 1 और 1 कितना हो गया भाई, अरे भाई मैं यहाँ पे 1 रख दूंगा तो 3/2, 1/2 में 1 में से 3/2 जाएगा, कितना बचेगा भाई, 1/2 बचेगा, 3/2 में से 1/4 बचेगा, 1/4 सॉरी है ना, 1/4। तो यहाँ पे ओवरऑल देखूं मैं तो क्या फॉर्मूला बन जाता है, यहाँ पे क्या फॉर्मूला बन जाएगा, 3/2 माइनस 9/4 ओमेगा ई, क्या बनेगा भाई, ओमेगा ई एक्स ई प्लस माइनस 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 1/2 ओमेगा ई माइनस 1/4 ओमेगा ई एक्स ई। ये इसके लिए फॉर्मूला आ जाएगा भाई, इसके लिए क्या आ जाएगा, फॉर्मूला आ जाएगा, इसके लिए फॉर्मूला आ जाएगा यहाँ पे, यानी कि मैं इसको प्लस 1/2 कर दूंगा, और जब इसको सोल्व करोगे आप तो क्या आएगा, डेल वी, डेल म्यू बार बराबर ओमेगा ई, ठीक है भाई, 1 माइनस 2a, ये क्या हो जाएगा, इसके लिए इसकी वैल्यू आ जाएगी, a की जगह अपन ने क्या रख रखा है भाई, एक्स ई, ये रख रखा है भाई एक्स ई। ऐसे ही अगर मैं डेल, ये किसके लिए था भाई, 0 से 1 के लिए था, अगर ऐसे ही मैं डेल म्यू बार 0 से 2 के लिए करूँ, 0 से 2 के लिए करूँगा तो क्या आएगी वैल्यू, इसकी क्या आएगी, 2 ओमेगा ई 1 माइनस 3 एक्स ई, ऐसे आएगी वैल्यू, ठीक है भाई। ऐसे अगर तुम देखो
ये किसके लिए आ गई? फर्स्ट ओवरटोन। अब देख लो सेकंड ओवरटोन के लिए, और जब सेकंड ओवरटोन के लिए देखोगे टेल म्यू बार बराबर 0 से 3 में, तो क्या है कि भाई यहाँ पे 3 ओमेगा ई 1 माइनस 4xe ये वाली वैल्यू मिल जाएगी आपको। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी भाई, इतनी बात समझ में आ गई होगी। कैसे? देखो भाई, मैंने यहाँ पे डिफरेंस निकाला वेव का, तो ये वाली वैल्यू माइनस ये वाली वैल्यू कर दी मैंने। इसको करने के बाद अपन जब इनके लिए फर्स्ट के लिए निकालेंगे, ये वैल्यू पुट करूँगा मैं यहाँ पे, उसको सोल्व करते हैं। इसको सोल्व करेंगे तो ये वाली फॉर्मूला या इक्वेशन आ जाएगी, और इसको जब सोल्व करोगे तो ये बन जाएगा। अब फर्स्ट के लिए लिखूँगा 0 से 2 में जाऊँगा तो ये वाला आएगा, सेकंड में 0 से 3 के लिए जाऊँगा तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए भाई, यहाँ पे ये वाली वैल्यू तो अपन ने निकाली, ये तो किसके लिए थी? वाइब्रेशन की। अब देखो रमन लाइनों की संख्या क्या होगी यहाँ पे? रमन लाइन की वेव नंबर क्या होंगे? वेव नंबर, यानी रमन लाइन के लिए तरंग संख्या यहाँ पे कितनी आएगी? ये चीजें अपन को देखनी है भाई, ये चीजें अपन को देखनी है। तो उसके लिए मूल बैंड है, तो क्या करेंगे? फंडामेंटल बैंड के लिए, फंडामेंटल बैंड के लिए देखिए भाई, फंडामेंटल बैंड की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा अपने पास? यहाँ पे आएगा म्यू बार बराबर क्या? म्यू नोट माइनस ये वाला वाइब्रेशन वाला प्लस डेल म्यू बार, ये अपने पास आएगा। अब ये वाली वैल्यू अपन ने निकाल ली यहाँ पे, तो फंडामेंटल बैंड के लिए अगर मैं करूँगा तो क्या आएगा भाई? म्यू नोट बार पॉजिटिव ओमेगा ई 1 माइनस 2xe, ये वाला फॉर्मूला अपने पास किसके लिए आ जाएगा भाई? फंडामेंटल बैंड के लिए आ जाएगा, फंडामेंटल बैंड के लिए आ जाएगा। यहाँ पे प्लस माइनस दोनों कुछ भी हो सकता है भाई, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, प्लस या माइनस, है ना, दोनों कुछ भी। वो स्टोक लाइन के लिए होगा या एंटी स्टोक लाइन के लिए होगा, वो देखना होता है। अगर स्टोक लाइन के लिए हो तो यहाँ पे नेगेटिव होगा, और एंटी स्टोक के लिए हो तो पॉजिटिव होगा। यानी बात करूँ स्टोक लाइन की, अगर म्यू बार बराबर हो यहाँ पे म्यू बार नोट माइनस ओमेगा ई 1 माइनस 2xe, ये किसके लिए होता है भाई? स्टोक लाइन के लिए। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे एंटी स्टोक लाइन की, एंटी स्टोक लाइन की अगर मैं बात करता हूँ तो क्या है भाई? म्यू बार बराबर ओमेगा बार नोट प्लस ई 1 माइनस 2xe, ये वाली वैल्यू आएगी, वो होगी एंटी स्टोक। एंटी स्टोक के लिए अपने पास क्या आ जाएगा भाई? ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई। तो ये सारी बातें अपन ने रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर देखी। क्या देखी भाई? दोबारा से देखना एक बार कि जब कोई सैंपल पे रमन क्या बताता है, जब रेडिएशन आती है सैंपल पे गिरती है तो उससे कुछ तो ट्रांसमिटेड हो जाती है, कुछ इस तरह परपेंडिकुलर होती है, कुछ इस तरह होती है, और कुछ ऐसे निकल सेक्रेटेड हो जाती है। इस वाली लाइन यानी आने वाली इंटेंसिटी जो इस लाइन के जो परपेंडिकुलर होती है उसको बोलते हैं रेले लाइन, यानी कि अपन बोल सकते हैं म्यू बराबर म्यू आई, आने वाली लाइन इंटेंसिटी लाइट सेक्रेटेड लाइट। ठीक है,
ये होती है एंटी स्टोक, ये होती है स्टोक। ये सारी बातें अपन ने अच्छे से देखी है भाई। और कुछ फॉर्मूले थे इसके, प्योर रोटेशन, प्योर वाइब्रेशन, रमन स्पेक्ट्रा, ये बातें अपन ने देख ली है भाई। अब मैं बात करूंगा यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक जो होगा आपका इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है। देखिए भाई, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी की अपन बात करेंगे। तो भाई साहब, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है ये अपन डिस्कस करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी होती क्या है कि यदि किसी अणु को, ठीक है भाई, यदि किसी अणु को अपन 5 से 10 इलेक्ट्रोवोल्ट एनर्जी दें, ठीक है, अगर किसी अणु को अपन 5 से 10 इलेक्ट्रोवोल्ट की एनर्जी देते हैं तो वो अपने निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं और ट्रांजिशन करते हैं, यानी कि संक्रमण करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा कहते हैं उनको। भाई साहब, क्या होता है कि जब किसी भी, ये कोई ग्राउंड स्टेट है और ये कोई एक्साइटेड स्टेट है, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन है, वो अपने एक्साइटेड स्टेट में जाने के लिए यहाँ पे क्या लेगा, एनर्जी, वो भी किससे, 5 से 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जब एनर्जी देते हैं हम किसी इलेक्ट्रॉन को, तो सॉरी, वो अपनी ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाने के लिए क्या करता है भाई साहब, यहाँ पे एक्साइटेड से, ग्राउंड से एक्साइटेड में जाएगा तो वहां पे ट्रांजिशंस करते हैं, और ट्रांजिशन करने को ही क्या बोलते हैं अपन यहाँ पे, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। यानी कि इलेक्ट्रॉन को एनर्जी की जरूरत पड़ रही है, कहाँ से कहाँ जाने में, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाने के लिए अपन को क्या पड़ी है, एनर्जी की जरूरत पड़ी है इसको, उस चीज को बोलेंगे हम इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो आप यदि लिखना चाहो तो क्या लिखेंगे, डेफिनेशन, यदि किसी अणु को 5 से 10 इलेक्ट्रोवोल्ट की एनर्जी दी जाए तो उसके इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं, उच्च ऊर्जा स्तर एनर्जी में ट्रांजिशन करते हैं या संक्रमण करते हैं। इसे इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा कहते हैं, इसे इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा कहते हैं। अब देखिए, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या कहती है कि जब अपन इलेक्ट्रॉन को उसकी एक्साइटेड स्टेट में भेज रहे हैं तो उसमें क्या होता है, अपन को उस मॉलिक्यूल में क्या होता है, रोटेशन और घूर्णन तो होता ही है भाई, रोटेशन और घूर्णन तो होगा ही मॉलिक्यूल में। तो वो कई बार क्या होता है कि रोटेशन और घूर्णन क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा एक जटिल बैंड के रूप में मिलता है या प्राप्त होता है। तो वहाँ पे यूवी या विजिबल रीजन में प्रकाश की प्रेजेंस में होती है रिएक्शन या ट्रांजिशंस।
तो जब इसको स्पेक्ट्रम को विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में रख देते हैं तो वहां पे पराबैंगनी प्रकाश या यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी मिलेगी अपन को। दृश्य क्षेत्र में ये ट्रांजिशन करेंगे, कहे तो अपन यूवी या विजिबल को दृश्य क्षेत्र बोलते हैं भाई, उसमें ये जो होता है वो ये प्रोसेस होगी। तो अगर अपन यहाँ पे अकॉर्डिंग टू अपन ने एक बार पढ़ा था बोर्न ओपनहेमर अप्रोक्सीमेशन के अकॉर्डिंग क्या था कि जो एनर्जी की टोटल एनर्जी थी वो क्या थी, ई वाइब्रेशन, एनर्जी ऑफ वाइब्रेशन, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक, एनर्जी ऑफ रोटेशन, यही थी। ट्रांसलेशन भी होती है लेकिन वो बहुत कम होती है, उसके लिए एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा होती है, इसलिए वहाँ पे क्या होता है, इसलिए वहाँ पे क्या होगा भाई, वो ट्रांजिशन नहीं कर पाएगी।